हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान विषय के वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के लघुत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय 1 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 25 अंक होता है। 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं चित्र में। कैनाइन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कैनाइन, यहाँ पर है मोलर, यहाँ पर है प्री मोलर, ठीक है। और आगे देखेंगे एक और है क्या, इंसीजर। यहाँ पर है ये आगे वाला 4 दांत इंसीजर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक बारी बारी से देखते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं। तो देखेंगे कृंतक। कृंतक माने इंसीजर जो आगे के दांत होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सामने के दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 कृंतक दांत होते हैं। ये दांत 6 माह की उम्र में निकल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है रदनक, काइनिन। ये नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। प्रत्येक जबड़े में 2-2 रदनक दांत होते हैं। ये दांत 16 माह की उम्र में निकलते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक, प्रीमोलर। ये दांत भोजन को चबाने और पीसने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 अग्रचर्वणक दांत होते हैं। ये दांत 10 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है चौथा चवर्णक। चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं, ये भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 चवर्णक दांत होते हैं। ये दांत 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए, संक्षेप में विभिन्न चरणों का विवरण दें, ठीक है। उत्तर है, मनुष्य में भोजन के पोषण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, जो 5 चरणों में पूरी होती है। कौन से 5 चरण हैं, ठीक है। जब भोजन करेंगे तो वह 5 चरणों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से हैं? पहला है अभिग्रहण। भोजन मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है और दांत व लार की मदद से चबाया जाता है, ठीक है। अगर पाचन पूछा जाए कहाँ से होती है, तो मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है दोस्तों पाचन। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया जो मुंह, पेट और छोटी आंत में होती है। तीसरा है अवशोषण। छोटी आंत पोषण तत्वों को रक्त में अवशोषित करती है। चौथा है अभिग्रहण। कोशिकाएं इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा व विकास के लिए करती हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे है पांचवा अपशिष्ट निष्कासन, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत से बाहर निकलते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है, ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया ही जो है क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। और देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उदाहरण जैसे जनरेटर है दोस्तों। जनरेटर क्या कार्य करता है? जल विद्युत संयंत्रों में जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। यह बदलता है। जनरेटर क्या करता है कि जो यंत्र है, जनरेटर यंत्र ही है, जब उसको चलाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा? गति होगा, उसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। उसी से जो है विद्युत बनेगा, तो आप बल्ब वल्ब सब, टीवी पंखा सब कुछ चला सकते हैं। आगे देखेंगे विंड टरबाइन, ठीक है। विंड टरबाइन क्या होता है, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। विंड टरबाइन देखे होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लगा रहता है, पंखे की तरह, ठीक है। जो पंखे हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जब हवा चलता है तो वह हवा से टकराता है तो पंखे घूमने लगते हैं। उसी से जो है विद्युत जनरेट होती है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा को विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। उदाहरण जैसे बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। आपके घर में बल्ब लगा है, आप देखते ही हैं, विद्युत आता है उसमें, तो वह जो है जब आप बल्ब जलाते हैं तो पूरी तरफ प्रकाश फैल जाता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे
हीटर होगा आपके पास, जब उसको लगाएंगे तो क्या करता है वह, उसमें मतलब आपको गर्मी प्रदान करता है, ठीक है, खाना बना सकते हैं उस पर। प्रश्न संख्या 4, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। उत्तर है सौर परिवार, जिसे सौरमंडल भी कहा जाता है, सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है। इसमें 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। सूर्य इस परिवार का केंद्र बिंदु है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी पिंड बंधे हुए हैं, ठीक है। और हम एक बार चित्र देख लेते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से बोला गया है समझाने के लिए, तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये है सन, ठीक है। सन के सबसे नज़दीक है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस, इसके बाद अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न। इसके बाद क्या है कि इसके बाद है दोस्तों वेनस, इसके बाद नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को तो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको बारे बारे में हम देख लेते हैं बारी बारी से। बुध सूर्य के सबसे नजदीक छोटा ग्रह है, ठीक है। और दूसरा है शुक्र, आकार और संरचना में पृथ्वी के समान लेकिन अत्यंत गर्म वातावरण वाला ग्रह है। पृथ्वी जीवन युक्त एकमात्र ज्ञात ग्रह है, ठीक है। यह जो पृथ्वी है इस पर ही जीवन है और कि कहीं पर जीवन अभी संभव नहीं है। और चौथा है मंगल, लाल ग्रह, जिस पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पर पानी के संकेत मिले हैं। और पांचवा है बृहस्पति, जिसको जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है जो गैस दानव के रूप में जाना जाता है। गैस दानव के रूप में क्या किसको जाना जाता है? बृहस्पति को। छठवां है शनि, सैटर्न, अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध गैस दानव है, ठीक है। और सातवां है वरुण, एक गैस दानव जो अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, अपने ही स्थान पर 90 डिग्री में झुका हुआ है। और आठवां है वरुण, ठीक है। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है, जो अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 5 है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? उत्तर है भोजन में मुख्य पोषक तत्व, पहला है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो स्रोत है चावल, गेहूं, आलू, फल, दाल। इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? कोशिकाओं की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त होगा? दूध, अंडे, मांस, दाल और सोयाबीन से यह प्रोटीन प्राप्त होता है। तीसरा है वसा, शरीर को ऊर्जा देने और विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, ठीक है। वसा दोस्तों जो फैट होता है आपके शरीर में, कहीं कहीं मोटा चमड़ा परती जमता है, तो उसी को ही वसा कहते हैं, ठीक है। स्रोत क्या है? घी, तेल, मक्खन, नट्स, ठीक है, अंकुरित बीजें जिसको कहते हैं, उनमें जो है वसा पाया जाता है। और चौथा है विटामिन, ठीक है, शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। यह कहाँ पर मिलेगा? फल में मिलेगा, सब्जियां, डेयरी उत्पादन, ठीक है, इसमें हम लोगों को मिलेगा, पनीर वनीर इन सब में, डेयरी उत्पादन, दूध हो गया। और पांचवा है खनिज, शरीर की हड्डियों, दांतों और रक्त निर्माण में सहायक होता है। स्रोत हरी सब्जियां, दूध, फल। और आगे है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। मेरेस्मस एक रोग है दोस्तों, ठीक है, यह जो है प्रोटीन की कमी से होता है। कैलोरी और प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस रोग होता है। और लक्षण क्या क्या है? लक्षण है कमजोरी, कमजोरी आएगी, वजन कम हो जाएगा और झुर्रीदार दाने त्वचा पर दिखाई देंगे, ठीक है। क्वारियोकस एक है जो गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण होता है रोग। और लक्षण है शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, बालों का झड़ना, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं। और तीसरा है एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होता है, ठीक है। जो लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाएंगी कोशिकाएं, तो उनमें जो है यह लक्षण दिखाई देगा। लक्षण क्या हो जाएगा? कमजोरी आएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगा और सांस फूलने लगेगी, ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में परिवर्तन होता है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आप बाएं से जब दाएं जाएंगे तो क्या होगा? विद्युत धनात्मक गुण घटता है, क्योंकि तत्व इलेक्ट्रॉन खोने की बजाय ग्रहण करने लगते हैं। दूसरा है धात्विक गुण घटते हैं, क्योंकि तत्व धातु से अधातु बनने लगते हैं। और उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, सोडियम Na एक क्या है? धातु है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है, तो इसमें चित्र भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सोडियम देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये सोडियम है, ठीक है। तो आइए ऊपर एक बार देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं नीचे,
ठीक है दोस्तों। तो सोडियम एक धातु है लेकिन दाईं ओर सल्फर है। ठीक, सल्फर को देखेंगे कहाँ पर है, सल्फर देखो दोस्तों यहाँ पर दिए गए है सल्फर, ये है सल्फर। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे, ये हो गया सल्फर। और क्लोरीन अधातुएं हैं, क्लोरीन कहाँ पर है देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सल्फर के बाद यहाँ पर क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन हो गया। और अब देखते हैं दोस्तों हम, ठीक है, और क्लोरीन अधातुएं हैं, क्या है ये, अधातुएं हैं। इस प्रकार बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता विद्युत धनात्मकता कम होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे दाएं से, अगर दाएं से कहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पर जो जो क्रमांक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगा, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम एक बार दोस्तों, एक समझ लीजिएगा इसको, इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकन चित्र नीचे दिए गए हैं, एक बार हम देख लेते हैं कैसे है। ये दोस्तों ढांचा है, और ये है कमानी, ये है टाइन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सवल। ठीक है, सवल जो है जब बैल से जुताई की जाती थी उसमें देखते होंगे, अच्छे से समझ में आता है, नहीं तो ट्रैक्टर में देखे हैं। ठीक है, 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड, रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो देखते हैं दोस्तों, धातुएं धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। उदाहरण 2Mg प्लस O2, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो 2MgO बन जाएगा। और लिटमस पत्र द्वारा पहचान कैसे करेंगे, तो अम्लीय ऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल अर्थात एसिड बनाते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 है, तो CO2 और जल को मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे भास्मिक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, MgO प्लस जब पानी H2O मिलाएंगे तो यह बन जाएगा MgOH टेकन ट्वाइस। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है, इस प्रकार लिटमस पत्र की प्रक्रिया से हम अम्लीय और भास्मिक ऑक्साइड की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 9 है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। उत्तर डिबलर क्या है, डिबलर का उपयोग अच्छी तरह तैयार खेत में बड़े या मध्यम आकार की बीज बुआई करने के लिए किया जाता है। डिबलर क्या होता है, जो मशीनें होती हैं बीजों को बोने के लिए, उनका उपयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बीज डाल दिया जाता है। ठीक है, इस मशीन में बीज डाल दिया जाएगा और इसको आगे ऐसे लेकर आते रहेंगे और वहाँ पर बीज बोता रहेगा। ठीक है, जमीन के अंदर, तो इसी को डिबलर कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है कि इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है। इनमें 2 प्रकार के बीज डालने की प्रणाली होती है। इसमें बीज बक्सा हत्था एवं बीज विकास द्वारा लगे होते हैं। और दूसरा होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, ठीक है, जो जोतने के काम आते हैं। ठीक, कल्टीवेटर उसे हम कहते हैं। कल्टीवेटर को विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है, इसका उपयोग खेत की जुताई में किया जाता है। यह खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, और इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधार होती है। और यह कृषि कार्य के लिए मिट्टी तैयार करने और खरपतवार को निकालने में मदद करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खरपतवार रहेगा तो देखते हैं जब खेत जोता जाता है तो वहाँ पर फंस जाता है, तो आप उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कल्टीवेटर। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है, आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। उत्तर स्वच्छता एक महत्वपूर्ण अभियान है जो स्वयं, समाज और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ परिवेश बीमारियों के प्रयास को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। परिवेश को स्वच्छ रखने के उपाय क्या क्या हैं, घर एवं आसपास की सफाई बनाए रखें। ठीक है,
घर के आसपास सफाई रहनी जरूरी है। और दूसरा है कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें। ठीक है, कूड़ा कचरा अगर आसपास फेंकेंगे तो वहाँ पर जो है क्या है, मच्छर उत्पन्न होंगे और जो है समस्याएं पैदा हो जाएगी। और तीसरा है पानी के स्रोतों को स्वच्छ रखें। पानी जहाँ से आता है उनको स्वच्छ रखना चाहिए। अगर पानी आ रहा अगर वही गंदा होगा तो समस्याएं बीमारियां आना स्वाभाविक है। और चौथा है प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है दोस्तों, जैसे ही आप फेंकेंगे वैसे पड़ा रहेगा। पांचवा है पौधारोपण करें और पर्यावरण को हरा भरा रखें। ठीक है, और प्रश्न संख्या 11 है मानव के श्वसन अंग का नामांकन चित्र बनाइए। तो चित्र एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये है दोस्तों नासिका। ठीक है, नासिका जो नाक से, ठीक है, नाक से आप सांस लेते हैं। इसके बाद आपको ग्रसनी मिलेगी। ठीक, ग्रसनी के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद श्वसन नली और फेफड़े, फेफड़े के बाद श्वसन जिसको ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस बोले जाते हैं। ठीक है, ये श्वसन नलिकाएं हैं। और आगे है मध्य पटल। ठीक है, इसको हम डायफ्राम या मध्य पटल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 12। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए। उत्तर है ऊर्जा का अपव्यय कई विधियों में होता है, जैसे अनावश्यक रूप से बिजली जलाना, पानी की बर्बादी, गाड़ियों का अत्यधिक उपयोग आदि। ऊर्जा संरक्षण के तरीके क्या क्या हैं इसको भी हमें लोग देख लेते हैं। आवश्यक होने पर ही वाहन का प्रयोग करें। ठीक है, आवश्यक होने पर वाहन का प्रयोग करें। अनावश्यक बिजली का उपकरण बंद रखें। ठीक है, जब आवश्यक हो तभी बिजली का प्रयोग करें, नहीं तो लाइट, बिजली, पंखा सब कुछ बंद रखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है साधारण बल्बों के साथ एलईडी का उपयोग करें। जो एलईडी आ रही हैं इन सभी का उपयोग करें। और चौथा है सोलर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा होती है, सीधे धूप से आपको विद्युत प्रदान करके देता है, आप चला सकते हैं। और पांचवा है पैदल चले, साइकिल का प्रयोग करें, इससे प्रदूषण नहीं होगा। और प्रश्न संख्या 13 है हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उसके बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। लक्षण है आंखों में जलन और सूजन। दूसरा है धुंधली दृष्टि, आपको दिखाई नहीं देगी। तीसरा है रात में देखने में कठिनाई होगी। और चौथा है संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, और पांचवा है आंखों में दर्द होगा। बचाव क्या क्या है? तो बचाव है हरी सब्जियां, फल और गाजर, पपीता खाएं। और दूसरा है दूध एवं डेयरी के उत्पादों का सेवन करें। तीसरा है मछली और अंडे का सेवन करें। चौथा है डॉक्टर की सलाह अनुसार विटामिन ए की खुराक लें। और पांचवा है आंखों के नियमित जांच कराते रहें। और प्रश्न संख्या 14 है भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं? भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपनाएंगे? तो क्या क्या तरीके देख लेते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, या प्राकृतिक के माध्यम से होती है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, जो बिना चेतावनी के घटती है, आपको पता नहीं लगेगा कब आएगा। यह मुख्य रूप से भूगर्भीय हलचलों के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप आने के कारण क्या है? विवर्तनिक प्लेट की गति, जो प्लेटें हैं दोस्तों यह आपस में जब गति करते हैं और टक्कर खाते हैं तो यह जो है ऊपर भूकंप आता है। और दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। और तीसरा है भूगर्भीय हलचल। और आगे है मानव जाति कारण, जैसे खनन, बांध निर्माण, ये सब जो है कारण है। और भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन क्या क्या करने चाहिए? तो ये है पहला है भूकंप के दौरान खुले स्थान पर जाएं। ठीक है, और दूसरा है दरवाजे, खिड़की, छज्जे आदि से दूर रहें। प्रयास करिएगा कि अगर घर के अंदर है, बाहर नहीं जा सकते हैं, सीधे आप उसी कोने में बैठ जाएं। तीसरा है यदि घर में हैं तो मजबूत टेबल के नीचे बैठें। चौथा है लिफ्ट का प्रयोग ना करें। पांचवा है भूकंप के बाद गैस, बिजली एवं पानी की जांच करें। ठीक है, ताकि अगर ये सब गैस, बिजली और पानी ये सभी चालू है, इसको बंद करिए। बंद कर देंगे तो जो है जैसे अगर पानी के टच में है, पता लगा तार गिरे तो करंट मार सकता है। तो ये सभी समस्याएं हैं। गैस है तो गैस लीकेज के कारण जो है आग लग सकती है, इन सभी को ध्यान देना है। छठवां है पीड़ितों को प्राथमिक उपचार दें। ठीक है, अगर कोई घायल हो गया तो उनको उपचार दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। आगे है दोस्तों 2018 का एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, पेपर ही नहीं उपलब्ध था तो नहीं बता पाए हैं। चलिए 2019 का प्रश्न लेते हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करते चलिए, क्योंकि दोस्तों व्यूज आता रहेगा तो जो है पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पूरा 4 से 5 घंटे टाइम दो, इसके बाद फिर
वीडियो ही न चले तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह ऊर्जा कोशिका के सभी कामों के लिए जरूरी होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर है, भास्मिक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड अर्थात बेस ऑक्साइड भी कहते हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड के विपरीत गुण रखते हैं, ठीक है, और पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये क्षार बना देते हैं। बेस या अम्ल या एसिड के साथ मिलकर नमक और पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। प्रश्न संख्या 17 है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? उत्तर है, फसल चक्र से निम्नलिखित लाभ होते हैं। फसल चक्र के लाभ हेडिंग है, इसमें पहला है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। जब एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएंगे तो उनमें जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, जिससे उपज अच्छी बनती है। दूसरा है मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन ठीक रहता है। तीसरा है मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। चौथा है कीड़े और रोग कम होते हैं। और आगे है दोस्तों पांचवा, फसल अच्छी और ज्यादा होती है। प्रश्न संख्या 18 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? उत्तर है, भारी नाभिक के विखंडन, नाभिकीय विखंडन या हल्के नाभिकों के संलयन, नाभिकीय संलयन से द्रव्यमान की हानि होती है जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग क्या क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और दूसरा है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा का। तीसरा है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, क्योंकि दोस्तों यह छोटा ही रहेगा और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उसमें मिलेगी, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 19, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलन आहार क्यों लेना चाहिए? उत्तर है, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा से भरपूर भोजन को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। और आगे है, हमें संतुलित आहार लेना क्यों जरूरी है? तो देख लेते हैं। पहला है, यह शरीर को अधिक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूसरा है, रोगों से यह बचाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। चौथा है, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। पांचवा है, जीवन को लंबा और रोग मुक्त रखता है। आगे है प्रश्न संख्या 20, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा आती हैं तो क्या क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर है, पहला है भूकंप से बचाव, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण कराना चाहिए। दूसरा है सुनामी से बचाव, ठीक है, समुद्र तटों पर घने पेड़ लगाएं। और तीसरा है बाढ़ से बचाव, जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथा है चक्रवात से बचाव, तेज हवाओं से सुरक्षित मजबूत घर बनाएं, ठीक है, ताकि तेज हवा चले तो भी आपका घर सुरक्षित रहे, नहीं पता लगा पत्रा ही उड़ जाए। और पांचवा है आपदा प्रबंधन, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए इन सभी पर। और प्रश्न संख्या 21 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों में अंतर। ऐच्छिक पेशियां क्या है? पहला है, इन पेशियों में एक से अधिक केंद्रक नाभिक होते हैं। और दूसरा है, ये लंबी और छड़ी जैसी होती हैं। और तीसरा है, ये सीधी और शाखाओं में नहीं बटी होती। और चौथा है, इनमें धारियां पाई जाती हैं। और अनैच्छिक पेशियां क्या क्या हैं? इनमें केवल एक ही केंद्रक होता है, ये बेलनाकार सिलेंडर जैसी होती हैं। और तीसरा है, इनके बीच वाले भाग में केंद्रक होता है, वह थोड़ा फूला हुआ होता है। चौथा है, इनमें कोई धारियां नहीं पाई जाती, ठीक है दोस्तों। आइए 2020 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ का केवल रूप, आकार या अवस्था बदलती है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। उदाहरण, पानी का जमना, पानी का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना आदि, ठीक है, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिनमें पदार्थ आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और इसे उल्टा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे लकड़ी या कागज का जलना, अगर एक बार जल गए तो उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कपूर का जलना, जल गए दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। दूध का फटना, अगर फट गए तो उसको जो है दोबारा दूध सही नहीं कर सकते हैं। लोहे में जंग लगना, जंग लग गए तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर क्या था, भौतिक वाले में, उनमें आप सही कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न 23 है, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। ठीक है, उत्तर है मृदा प्रदूषण। अब देखते हैं दोस्तों,
क्या है मृदा प्रदूषण? जब मिट्टी में हानिकारक रसायन, प्लास्टिक, कीटनाशक या अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और घरेलू कचरा, नगर पालिका का कचरा। और तीसरा है कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करना। और चौथा है पॉलीथीन और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करना। ये सभी जो है प्रदूषण के सभी कारण है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे मृदा प्रदूषण के लाभ और प्रभाव क्या क्या है। तो जो प्रभाव है दोस्तों यह है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और हानिकारक कीटाणु मिट्टी में पनपते हैं जिससे बीमारियां बढ़ती है। प्रश्न संख्या 24 है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो देख लेते हैं एक बार चित्र को। ठीक है, मनुष्य का नामांकन चित्र। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नासिका है दोस्तों, ग्रसनी, लैरिंग्स, श्वसनली, ठीक है, फेफड़े हैं, श्वसनी जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, और श्वासनिका जिसको ब्रोंकोलियोलिस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मध्य पटल जिसको डायफ्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनका आकार छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा है कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। तीसरा है इनमें केंद्रक या झिल्ली नहीं होती है। और आगे है चौथा, इसमें केंद्रक या कला केंद्र नहीं होता है। और पांचवा है डीएनए कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। छठवां है इनमें गाल्जिकाय, निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? इनका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और दूसरा है कोशिका विभाजन समसूत्री एवं अर्ध सूत्री दोनों विधियों से होता है। तीसरा है इनमें केंद्रक झिल्ली होती है। और आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा है इनमें केंद्रक कला एवं केंद्रिका उपस्थित होती है। और पांचवा है डीएनए केंद्रक में स्थित होते हैं। और छठवां है इनमें गाल्जिकाय, निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 है, उत्तोलक क्या है? इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तोलक में क्या होगा। ठीक है, उत्तोलक किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। तो उत्तोलक एक मजबूत छड़ होती है जिसे किसी बिंदु, जिसको हम आलंब बोलते हैं, के चारों ओर घुमाया जा सकता है। यह बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक के प्रकार कितने होते हैं? पहला है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? इसमें आलंब, आयास, भार के बीच में होता है। और उदाहरण जैसे कैंची, हैंडपंप और प्लास। और दूसरा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है उत्तोलक आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनमें भार, आलम और आयास के बीच में होता है। उदाहरण जैसे सरौता हो गया, पहिया और ट्राली। ठीक है, जो कूड़ा ढोने वाला ट्राली नहीं होता वो ट्राली है। ठीक है, तीसरा है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या क्या आता है? इनमें आयास, भार और आलम के बीच में होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, झाड़ू, चाकू। ठीक है, तो इनमें जो है आप फोर्स कहाँ पर लगाते हैं? चिमटा में बीच में पकड़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित के सूत्र में एक एक उपयोग लिखिए। पहला है विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र है CaOCl2। उपयोग कपड़ों और पानी को कीटाणु रहित बनाने में उपयोग किया जाता है। बी है बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और उपयोग है खाने में और केक आदि फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा को। ठीक है, और आगे है दोस्तों तीसरा सी धावन सोडा। धावन सोडा रासायनिक नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। उपयोग कहाँ होता है इसका? कपड़े धोने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 28 है, संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा हेडिंग में संतुलित आहार देख लेते हैं। संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार का महत्व, पहला है शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा है यह शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। और आगे है दोस्तों रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, मानसिक विकास और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है और लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। 2021 का पेपर देखते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करते चलिए। प्रश्न संख्या 29 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उत्तर है
मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृतक, भोजन काटने में मदद करते हैं, और दूसरा है रत्नक कैनिन, भोजन चीरने में सहायक होते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक, जिसको हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, भोजन चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। और आगे है दोस्तों पार्श्वचर्वणक, ठीक है, मोलर जिसको बोलते हैं, और इसको यह भी जो भोजन को पीसने में मदद करते हैं। इन दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिससे पाचन आसानी से हो सके, ठीक है। तो इनको हम विस्तार से आगे देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 30, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन देखेंगे, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप बदलता है पर उसका मूल स्वरूप वही रहता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उल्टा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में आप उसको जो करे रहेंगे उसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जैसे लकड़ी जलने के बाद राख और गैस बनती है। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं। उदाहरण के रूप में दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बन गया तो आप उसको दोबारा दूध नहीं बना पाएंगे, दही से दूध नहीं बना पाएंगे। और प्रश्न संख्या 31 है, जीव कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो एक बार देख लेते हैं, कोशिका के प्रमुख अंगों का वर्णन भी करना है, ठीक है। तो हम एक बार देख करके वर्णन कर देते हैं। कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, और केंद्रिका के बाद केंद्रिक और झिल्ली, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य, ठीक है, रेटिकुलम और चिकनी, राइबोसोम। ये सभी जो है हम बारी बारी से देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी उपकरण, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के चारों ओर स्थित पतली परत होती है जो कोशिका के अंदर बाहर और पदार्थों को आदान प्रदान नियंत्रित करती है। दूसरा है केंद्रक। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जो आनुवांशिक सामग्री डीएनए नाम से इसको जानते हैं को संग्रहित करता है और कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? यह जैली जैसी द्रव्य होती है जिसमें कोशिका के विभिन्न अंग स्थित होते हैं और जहां विभिन्न जैसे रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इन्हें कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा रूपांतरण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पांचवा है राइबोसोम। ये प्रोटीन विश्लेषण के लिए उत्तरदायी छोटे कण होते हैं जो साइटोप्लाज्म या अंतः प्रद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं, ठीक है। और छठवां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्ली संरचना है जो प्रोटीन और लिपिड विश्लेषण में सहायता करती हैं। और आगे है सातवां गाल्जी निकाय। यह प्रोटीन और लिपिड को संशोधित, पैकेज और वितरण करने में सहायता करता है, ठीक है दोस्तों। और आठवां है लाइसोसोम, ठीक है। तो यह क्या है? ये पाचन एंजाइम्स से भरे होते हैं जो अवांछित पदार्थों को तोड़ने में सहायता करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 32, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताइए, ठीक है। और उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कम हो सकती है और अधिक शोर से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और तनाव होता है। इससे नींद की समस्या, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। यह पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है जिससे अपने प्राकृतिक वातावरण में असहज महसूस करते हैं। विद्यालयों और अस्पतालों के पास अधिक शोर से पढ़ाई और उपचार में बाधा आती है, ठीक है। पढ़ाई और उपचार में क्या आती है? बाधा आती है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, अंतरिक्ष संशोधन में किया जाता है। यह एक प्रभावी ऊर्जा है लेकिन इसके उपयोग से रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा रहता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। जो जापान में गिराया गया था दोस्तों, अभी तक उसका प्रभाव देखा जाता है। बच्चे लंगड़ा भी पैदा होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है दोस्तों? मतलब वह बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन ऊर्जा के माध्यम इतना बड़ा स्रोत रहता है कि उससे कई साल जो है बल्ब जलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 34,
धातुओं की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहला है चमकदार होगा, धातुएं स्वाभाविक रूप से चमकदार होती हैं जैसे सोना चांदी। और दूसरा है विद्युत एवं ऊष्मा चालक, ये बिजली और गर्मी का अच्छे संवाहक होते हैं जैसे तांबा और एल्युमिनियम। तीसरा है आघातवर्धन, इसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है जैसे एल्युमिनियम की पत्ती, ठीक है। और चौथा है नम्यता, इन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है जैसे तांबे के तार, ठीक है। तांबे के तार देखे होंगे, उनमें क्या है, खींच करके बढ़ा दिया जाता है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 35, प्राकृतिक और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, ये अचानक आती हैं और बड़ी तबाही मचाती हैं। मानवकृत आपदा क्या है, मानवकृत आपदा इंसानों की गतिविधियों से होती है जैसे वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई, औद्योगिक घटनाएं और परमाणु विस्फोट। प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती लेकिन मानवीकृत आपदा को नियंत्रित और रोका जा सकता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों 2022 का प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक एवं एक आधारभूत नियम है जो कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम और महत्व पर पहलू एक बार हम नज़र डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या है कि पहला है, यह नियम केवल बंद निकायों पर लागू होती है। दूसरा है, खुले निकाय में ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है जिससे कुल ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जैसे जहां पर कोड V इक्वल टू Q माइनस W, जहां कोड V इक्वल टू निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, होता है। और आगे Q बराबर क्या होता है, निकाय में प्रवेश करने वाली ऊष्मा, और W बराबर होता है निकाय द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। और प्रश्न संख्या 37 है, ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी के मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हमको बताना है। तो एक बार देख लेते हैं, उत्तर डाल करके लिखिएगा दोस्तों। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र या दरार होता है जिससे पिघला हुआ लावा, राख, गैसें, चट्टान टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। धरती से जब बाहर निकलता है तो उसे ही लावा कहते हैं। और आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटित हुए हैं या भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना है तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, और ये है ज्वालामुखी हजारों या लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं लेकिन भविष्य में कब विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं और इनके पुनः विस्फोटित होने की संभावना नहीं है, ठीक है, ये दोबारा विस्फोट नहीं करेंगे तो इन्हें ही विलुप्त कहते हैं। आगे है दोस्तों, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इस पर। पहला है, विस्फोट से निकलने वाले लावा, राख और गैस से जान मान का नुकसान हो सकता है। दूसरा है, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख और गैसें वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और प्रश्न 38 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन, हेडिंग डाल करके लिखिएगा उसमें कि वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, बर्फ का पानी में पिघलना। दूसरा है, पानी का भाप बनना, ठीक है, भाप में बदलना। और तीसरा है, कागज को मोड़ना, ठीक है। और आगे देखेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव नहीं होते उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा एक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उसी प्रकार से ये भी हैं। तो उदाहरण, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, कागज का जलना, लोहे का जंग लगना। ये जो एक बार हो गया आप दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लकड़ी जल गई तो आप दोबारा उसको लकड़ी फिर नहीं बना पाएंगे जले हुए को, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, अम्ल वर्षा किन दो क्रियाओं से बनती है। उत्तर है, अम्ल वर्षा एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर ऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा में छोड़े जाते हैं। ये गैसें वायुमंडल में
जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है, जो वर्षा के साथ धरती पर गिरते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव हैं। तो यह जलीय जीवन, वनस्पतियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, और दूसरा है इमारतों और मूर्तियों को क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, पहुंचा सकती हैं और पहुंचाती भी हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। उत्तर है कंकाल तंत्र के निम्नलिखित कार्य। पहला है शरीर को आकार और सहारा प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि ये जो हड्डियां हैं यही जो है मानव का जो ढांचा है वही बना हुआ है, नहीं तो दोस्तों समझ ही रहे हैं। और दूसरा क्या है, शरीर के अंगों की रक्षा करना, जैसे मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े। तीसरा है शरीर को गति प्रदान करना और मांसपेशियों से जोड़कर कार्य करना। और चौथा है रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होना। और पांचवा है खनिज पदार्थों का भंडारण करना। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 41 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। तो उत्तर है मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा, पानी, अन्य कारणों के कारण बह जाती है। यह कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। आगे है मृदा अपरदन के कारण क्या क्या कारण है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, और वनस्पतिक आवरण का कम होना, और तीसरा है वनों में आग लगना। ये सभी जो है क्या है दोस्तों। आगे है दोस्तों अनुचित सिंचाई प्रणाली का उपयोग, और आगे है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। आप कैसे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। जब वृक्षारोपण आप ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से जो है अगर पानी आ भी रहा है तो जो है मिट्टी को काट नहीं पाएगा। और दूसरा है कटाव रोकने के लिए बाध्य बनाना। ठीक है, कृषि भूमि पर समुचित सिंचाई प्रणाली अपनाना। और चौथा है बाढ़ नियंत्रण के उपाय करना। ठीक है, और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 42 है, तंत्रिका ऊतक के बारे में लिखिए एवं इनका चित्र बनाइए। ठीक है, तो उत्तर है तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का मुख्य घटक है जो शरीर के विभिन्न भागों एवं सूचनाओं को संचालित करती हैं। ठीक है, संचालित करती हैं। और पहला है तंत्रिका ऊतक के कार्य, हेडिंग है, इनमें पहला हो जाएगा शरीर के समस्त अंगों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा है संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तीसरा है शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, और जैसे हृदय गति और मांसपेशियों की गति। आगे है चौथा रासायनिक कोशिकाएं न्यूरॉन संदेशों को विद्युत और रासायनिक संकेतों द्वारा भेजती हैं। न्यूरॉन की संरचना आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक और न्यूरॉन के अंतिम सिरों को दर्शाया जाए। ठीक है, इन सभी को एक बार दर्शा लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 2023 का प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्य संक्षेप में समझाइए। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 2-3 बार हो गया। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर एक बार विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं चारों। तो पहला है कृंतक। ठीक है, ये सामने के दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 कृंतक दांत होते हैं। ये दांत 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दूसरा है रत्नक। ये नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना होता है। प्रत्येक जबड़े 2-2 रत्नक दांत होते हैं। ये दांत 16 से 20 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। ये दांत भोजन को चबाने और पीसने में सहायता करते हैं, और प्रत्येक जबड़े 4-4 अग्रचवर्णक दांत होते हैं। ये दांत 11 से 12 वर्ष या 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और आगे है चवर्णक, जिसको हम मोलर के नाम से जानते हैं, और ये भोजन को अच्छी तरह चबाने और पीसने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े 6-6 चवर्णक दांत होते हैं। ये दांत 12 से 15 माह की उम्र में निकलना स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, फसल चक्र से क्या अभिप्राय है। उत्तर है किसी खेत में विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। फसल चक्रण से मिट्टी में पोषक तत्व का संतुलन बना रहता है, और यह खरपतवार, कीट तथा बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, जो फसल चक्र है क्या है कि फसल चक्र एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल लगाने की प्रक्रिया क्या है, फसल चक्र कहलाती है। और इससे जो है उर्वरक क्षमता भी नष्ट नहीं होती। ठीक है,
तो इसे फसल चक्र कहेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 45, ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है ऊर्जा की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हैं? तो पहला प्रकार है ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि के रूप में उत्पन्न ऊर्जा। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं में संचलित ऊर्जा। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश के रूप में उत्पन्न ऊर्जा। चौथा है सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त ऊर्जा। पांचवा है नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा। छठवां है यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। सातवां है आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न ऊर्जा। आठवां है गतिज ऊर्जा, गति में रहने वाली वस्तु की ऊर्जा। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। यह ऊर्जा एटीपी एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। और आगे है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सीकारक एंजाइम भोजन के ऑक्सीकारक द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और आगे है मानव शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उससे 3 से 4 गुनी अधिक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1200 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोशिकाओं में लगभग 250 ग्राम एटीपी उपस्थित रहता है। और प्रश्न संख्या 47 है, धातुओं की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है धातुओं की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है चमक, ठीक है, धातुओं में चमक होती है जो उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। और आगे है धातुओं में प्रत्यास्था होती है जिससे वे बाहरी बल के प्रभाव के बाद भी अपनी मूल अवस्था में लौट सकते हैं। तीसरा है आघात वर्धनीयता, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाने में मदद मिलता है, ठीक है, यह बदला जा सकता है, उदाहरण सोना, लोहा, एल्युमिनियम। और आगे है चौथा ऊष्मा और विद्युत चालकता, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समझाइए, ठीक है। तो उत्तर है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण अत्यधिक शोर या कोलाहल होता है जो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। सुनने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आगे है नींद में बाधा उत्पन्न होती है जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 49 है, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। उत्तर है सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और धूमकेतु शामिल होते हैं। सूर्य इस परिवार का केंद्र है, इसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे सोलर आवर जो सोलर सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन है दोस्तों, सन के बाद मरकरी है नज़दीक, इसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो तो बाहर हो गया है दोस्तों, ठीक है। और आगे है सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद शनि, अरुण और वरुण। इसके अतिरिक्त 3 और बौने ग्रह भी हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? प्लूटो है, ठीक है, सीरिस और एरिस, ये सभी हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।